चलो, इससे पहले हमने चर्चा कर ली थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यही चर्चा करी थी, और स्टीफन रिएक्शन हमने लास्ट पढ़ी थी। ठीक है, इसके आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये चीजें आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जनरली कोई भी ऑर्गेनिक का टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रिपरेशन आती है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, उसके बाद में क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम अब फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ देख रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम जिस मेन कैरेक्टर को चुनते हैं वो होता है फिजिकल स्टेट क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले बात करें फिजिकल स्टेट की, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर जनरली सॉलिड और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। मेथेनॉल इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड एथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, जो एल्डिहाइड और कीटोन जनरली क्या है, आपके लिक्विड है, और कुछ एक क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर की, मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये लिक्विड और सॉलिड है। लेकिन हम जब एल्डिहाइड में भी एक स्पेसिफिक कंपाउंड की बात करें, फर्स्ट मेंबर मिथेनॉल, वो क्या है, गैस है, बाकी सारे क्या है वो आगे वोलेटाइल लिक्विड। अब इसके ऑर्डर की बात करो, तो ऑर्डर की बात करें तो लोअर एल्डिहाइड हैव स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल, इनके अंदर तीखी गंध आएगी, जो नीचे वाले मेंबर है, मतलब लोअर मेंबर की बात करो, कार्बन 1 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले। एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट एंड मोर ऑफ अ फ्रेग्नेंट टाइप। धीरे धीरे जैसे जैसे साइज आपका क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, तो फ्रेग्नेंट स्मेल आती रहती है। ठीक है, और पंजेंट स्मेल कम होती जाती है। हायर एल्डिहाइड्स फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन दिस मैन्युफैक्चर ऑफ डिओड्रेंट्स, एयर फ्रेशनर्स, रूम फ्रेशनर्स। तो हायर जो एल्डिहाइड है तो उसको क्या उसमें काम में आता है, डिओड्रेंट्स बनाने के लिए या रूम फ्रेशनर के लिए काम में आते हैं, क्योंकि उसमें जो स्मेल है वो फ्रेग्नेंट टाइप की हो जाती है। हायर मॉलिक्यूल्स का या हाई नंबर ऑफ कार्बन जैसे बढ़ेंगे तो आपका उसके अंदर चेंज हो जाएगा ऑर्डर। अब तीसरा मेन कैरेक्टर जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कोहल। इससे पहले हमने अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा था। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है। कारण अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन एटम बन रहा था। हाइड्रोजन एटम मेन कारण था। Since alcohol have a hydrogen bond resulting in higher boiling point, but aldehydes and ketone have higher boiling points than hydrocarbon. लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन जो है हाइड्रोकार्बन की कंपेयर में क्या रखते हैं, थोड़े से हायर बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर C double bond O bond in aldehyde and ketones has resulted in an increase in dipole interaction. अब इसके अंदर क्या है, C double bond O का जो बॉन्ड है उसके कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। किसके कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन के कंपेयर। ठीक है, हेंस दे हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन। इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल इंटरेक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स आर इलस्ट्रेटेड इन केस ए। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल इज शोन इन केस बी। आप केस बी के अंदर आपको अल्कोहल का नजर आएगा और ये केस ए के अंदर किसका दिखा रखा है, आपका कार्बोनिल ग्रुप का। और कार्बोनिल ग्रुप मेनली रेस्पॉन्सिबल है एल्डिहाइड और कार्बन कीटोन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे CO है, पोलर बॉन्ड है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में आपका कौन सा बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। लेकिन उसका जो बॉन्डिंग का कैपेबिलिटी है वो अल्कोहल वाले से कम है, इसलिए अल्कोहल कंपैरेटिवली हायर स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। ठीक है, और उसके बाद कौन रखेगा, कार्बोनिल। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ इलुस्ट्रेट किया गया है कि किस किस के बीच में कितना बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। तो आप सबसे ज्यादा देखोगे यहाँ पे अल्कोहल OH ग्रुप है, उसका 370 केल्विन दे रखा है, जबकि चेन जो सबकी इक्वल रखी गई है। 3 कार्बन की है, इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है और इधर भी 3 कार्बन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH3 CH3 ये क्या है, कीटोन 329, और ये क्या है, एल्डिहाइड। तो ये 322, मतलब लगभग सिमिलर है।
और थोड़ा सा ज्यादा है तो वो किसका है, कीटोन का। उसके बाद आता है ये CH3O, C2H5, ये क्या है, ईथर। ईथर पढ़ा था अपन ने, एल्कोहल वाले के अंदर हमने ईथर भी पढ़ा था, जिसके ऑक्सीजन के दोनों ब्रांच लेफ्ट एंड राइट दोनों किसे कार्बोनिल ग्रुप हो या फिर R हो, अल्काइल ग्रुप हो, तो वो क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। ठीक है, अब और लास्ट में क्या गया, हाइड्रोकार्बन C4H10। आपने C4H10 को 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन लिया तो उसका आ रहा है 273, जबकि 3 कार्बन का लोगे तो लगभग उसका 370। 100 का डिफरेंस नजर आ रहा है, 100 का डिफरेंस है, 270 से लगभग 370, 100 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि इसमें कार्बन का भी एक ज्यादा रखा गया इधर। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूबिलिटी। अभी तक हमने कितनी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, 3। एक तो फिजिकल स्टेट देखी इसकी, दूसरा इसका ऑर्डर देखा, और तीसरा क्या देखा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें तो नॉर्मली एल्डिहाइड और कीटोन कैसे होते हैं, लिक्विड और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड के जो फर्स्ट मेंबर है उसकी बात करें तो वो क्या है, गैस है, मेथेनॉल क्या है, गैस है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ऑर्डर की बात करो तो नीचे वाले मेंबर है 1 2 3 वाले, वो कैसे होते हैं, पंजेट, मतलब तीखी स्मेल आती है आपकी। लेकिन हायर मेंबर जो हैं, ज्यादा कार्बन वाले मेंबर जो है वो फ्रेगनेंट स्मेल देते हैं, मतलब खुशबू दे रहे हैं, और इसीलिए उसको किसमें यूज किया जाता है, रूम फ्रेशनर के अंदर, डिओड्रेंट्स के अंदर उसको यूज किया जाता है, 4 अधिक कार्बन वाले जो होंगे। ठीक है, तो आप जैसे डिओड्रेंट्स जो होते हैं उनको कभी आप स्प्रे करना तो उसमें अंदर जो मटेरियल निकल रहा है वो क्या है, ऑर्गेनिक है। क्या है, ऑर्गेनिक, मतलब ये हायर कार्बन के एल्डिहाइड कीटोन्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर देते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब ये पानी में कैसे घुलते हैं। ठीक है, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। Higher aldehyde and ketone is immiscible in water because the longer alkyl group attached prevents the hydrogen bond formation as the alkyl part is hydrophobic. इसके अंदर जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी तो कार्बन की चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो वाटर से रिलेशन नहीं बनाता, वाटर के साथ में उसका बॉन्डिंग नहीं होता, वो उससे दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक है। जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, मतलब उसका वाटर में सोल्युबिलिटी घट जाएगी। स्टार्टिंग के 2-3 मेंबर जो छोटे कार्बन चेन वाले हैं, जिसकी चेन छोटी है, तो वो क्या हो सकते हैं, हल्के मिसिबल है, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी बहुत संभावना है। लेकिन ऊपर वाले की बात करें, जो 4 कार्बन से ऊपर वाले, वो तो बिल्कुल भी नहीं अंदर घुलेंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे, किसमें, वाटर में। ठीक है, और हमने इससे पहले भी पढ़ा था वाटर में सोल्युबिलिटी का फैक्टर क्या होता है, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, जो जैसा होता है वैसे में घुलता है। जैसे पानी में बात करो तो नमक आसानी से घुल सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं घुलेगा, तेल नहीं घुलेगा, आपका पेट्रोल नहीं घुलेगा, और ये भी ऑर्गेनिक है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो आप देखो हायर जो चेन है 4 कार्बन से ऊपर की, वो रेयरली आपके अंदर घुलेगी। ठीक है, सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फेयरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक, एग्जाम्पल बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म। अगर ये ऑर्गेनिक में डालोगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जिससे कोई बेंजीन है, तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, क्योंकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वाटर के अंदर नहीं होगा। ये नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको क्या दे रखे हैं, कुछ एक कंपाउंड्स दे रखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसका कंपैरिजन करना है, किसका, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में बताना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल के बाद में कौन आ गया, एल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोन, ईथर है, क्या है, ईथर। ईथर आपका पोलर नहीं है, पोलर क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों साइडों से क्या आ रहा है, आपका अल्काइल ग्रुप ने उसकी पोलरिटी को आपको इनहिबिट किया हुआ है, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, एल्कोहल। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट,
तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? ईथर। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। सबसे ज्यादा कौन होगा? सेकंड नंबर पे कौन आएगा? थर्ड नंबर पे कीटोन तो है ही नहीं, ईथर। और लास्ट में कौन आएगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ईथर, आपको एल्डिहाइड और एल्कोहल। तो ये यहाँ पे हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। कौन सा, किसका फिजिकल प्रॉपर्टी? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। बहुत ही इजी था। फिजिकल स्टेट देखी हमने, सोल्यूबिलिटी देखी हमने, और क्या देखा आपने? ऑर्डर देखा, बॉइलिंग पॉइंट देखा, और क्या देखा? यही चारों थे। हाँ यही थे। अब ये नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर अपन क्या देखेंगे? रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन की कैटेगराइज कर देते हैं। कौन कौन सी रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एडिशन, फिर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और मिसलेनियस रिएक्शन जिसके अंदर सारी मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कैटेगराइज में पढ़ना है। रिडक्शन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल का होगा एडिशन। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा? एडिशन। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन समझते हो ना? सब्स्टिट्यूशन में एक्सचेंज होता है और एडिशन में ऐड होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक की। तो न्यूक्लियोफिलिक में कौन अटैकिंग होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या हो गया? माइनस चार्ज जो है, माइनस चार्ज वाला जो अटैकिंग स्पीसीज है उसका अटैक होगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, द कार्बोनिल ग्रुप इज अ पोलर। ये पोलर है, क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ये माइनस चार्ज कैरी करेगा। कौन? ऑक्सीजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस चार्ज, और कार्बन के पास में कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और कॉमनली हमने देखा है कि अल्काइल ग्रुप हमेशा पॉजिटिव जो चार्ज है उसको कैरी करता है। देखा था अपन ने, आर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, हेंस कार्बन अटेन्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन अटेन्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, and oxygen of the carbonyl group is a nucleophilic center. यहां पे माइनस चार्ज है, इसको क्या बोला गया? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और यहां पे पॉजिटिव है इसलिए इसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हाँ, अब न्यूक्लियोफाइल जो है माइनस, वो कहां पे अटैक करेगा आपका? कार्बन के ऊपर कि ऑक्सीजन के ऊपर? कार्बन, क्योंकि माइनस चार्ज है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पे होगा? कार्बन के ऊपर। ठीक है, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? OH। और ये NU इधर जुड़ा तो ये इस तरह से NU जुड़ गया। तो आप देख सकते हो एडिशन रिएक्शन हुआ है। एडिशन रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटा और दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एक बॉन्ड टूटा और दो बॉन्ड का फॉर्मेशन। A general reaction for the nucleophilic addition to a carbonyl group is given as follows. It can be observed that a nucleophile attack the carbonyl carbon and forms a carbon nucleophile bond. कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा। क्यों? क्योंकि अटैक किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने। बॉन्ड कौन सा बना? कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना। मैकेनिज्म, अब इसके मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। A nucleophile attack the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group from a direct approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbital of carbonyl carbon. कार्बोनिल का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। कौन सा है? sp2। The hybridization of carbon changes from sp2 to sp3 in this process and result in the formation of a tetrahedral alkoxide intermediate. और जो कार्बोनिल का कार्बन है जैसे ही उसके ऊपर अटैच होता है न्यूक्लियोफाइल तो उसका हाइब्रिडाइजेशन किसमें चेंज हो जाता है? sp2 से sp3 में। sp2 का जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, वो कैसा है? प्लेन में। कैसा है? प्लेन में। और उसका कैसा है? टेट्राहाइड्रल। 3D में आप देखोगे तो sp3 का टेट्राहाइड्रल है और sp2 क्या है? ट्राइगोनल पिरामिड है, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर है ना, तो आपको प्लेन में नजर आएगा।
The attack of a nucleophile to the carbonyl carbon is a slow process and this is the rate determination step of the reaction. हमने rate determination step के बारे में chemical kinetics में पढ़ा था कि जो भी slow step होती है वो rate determination step के नाम से जानी जाती है. अब ये आ गया हमारा C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 3D में डैश डैश से और हार्ड लाइन से बताया हुआ है. ठीक है, ये sp2 कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन, अटैक परपेंडिकुलर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब ये प्लेन में दिख रहा है आपको, और sp2 है तो प्लेन के ऊपर, तो मतलब परपेंडिकुलर आकर के अटैक होगा. न्यूक्लियोफाइल स्लो मोशन में, और ये आकर के अटैक हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया. ये इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे क्या बना है, इंटरमीडिएट. An illustration for the addition of nucleophile to carbonyl carbon resulting in the formation of a tetrahedral intermediate is shown below. ये tetrahedral आपको नजर आ रहा है. Nucleophile attack the carbonyl carbon perpendicular to the plane of sp2 hybridization orbital of carbonyl compound. Nucleophile can attack from either above or below the plane. ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, प्लेन में ही आएगा. When all the four groups attached to the carbonyl of tetrahedral intermediate are different, then the intermediate is optically active. Chiral, chiral वर्ड हमने पढ़ा था, जब चारों एटम डिफरेंट है तो वो क्या हो गया, chiral. Chiral मतलब सिमेट्रिकल के एसिमेट्रिकल है ना. Hence the intermediate obtained when the nucleophile attacks from above and below the plane can have different stereochemistry. अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, एक्टिव रहेगा क्योंकि एसिमेट्रिकल है, कायरल है. ठीक है, सेकंड बात करें, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन. एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन बाहर निकलेगा. ठीक है, द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कैप्चर अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू गिव द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट. दिस इज अ फास्ट स्टेप. अब ये NU जुड़ा, अब इसी समय O माइनस था, इसने H प्लस लिया और आपका क्या बन गया, ये आपका OH वाला ग्रुप मॉलिक्यूल बना. ठीक है, और ये जो स्टेप है वो क्या है, फास्ट स्टेप है. ठीक है, एन इलस्ट्रेशन फॉर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज गिवन एज फॉलो. Since there is an equal possibility of formation of both the tetrahedral intermediate formed in these reaction, these products differ in their stereochemistry and hence we obtain a racemic mixture of products. ठीक है, अब जो OH की बात करते हैं, ठीक है, OH इधर साइड और इधर साइड दोनों साइडों में बनता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, और ये क्या कहलाता है, आपका रेसिमिक मिक्सचर कहता है. ठीक है, in a carbonyl compound with a different valencies, nucleophilic addition reaction leads to a racemization. One product may rotate the plane polarized light in a clockwise direction and another may rotate the plane polarized light in an anti-clockwise direction, but both these products are formed in an equal ratio. यहाँ पे जो बन रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक लाइट को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, दूसरा लाइट को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों 50-50 रहेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर हो गया. ठीक है, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0. अब रिलेटिव रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. रिलेटिवली रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन एक्सप्लेन कंसीडरिंग टू फैक्टर गिवन एज फॉलोज. एल्डिहाइड और कीटोन, इसकी कौन सी रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी देखेंगे अपन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी देखेंगे. ठीक है, और ये रिएक्टिविटी कौन सी दो फैक्टर को आपको देखना है, एक देखना है स्टीरिक फैक्टर और दूसरा देखना है इलेक्ट्रॉन. इन दोनों के कारण से इनके अंदर आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर प्रभावित होगा. सबसे पहले बात करते हैं स्टीरिक फैक्टर की. तो स्टीरिक फैक्टर में देखो, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, 3D में अरेंजमेंट में दिक्कतें आएंगी, बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, R ग्रुप बड़ा होता जाएगा, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, तो स्टीरिक हिंड्रेंस पैदा होगा. क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस. ठीक है, हेंस एल्डिहाइड एंड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन्स.
ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। एल्डिहाइड के अंदर जो रहेगा उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा और आपका कीटोन के अंदर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक देन कीटोन ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हिस्ट्री फॉर स्टेरिक हिंड्रेंस इन फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो आप देख रहे हो फॉर्मल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन। तो कीटोन के दोनों साइडों में क्या है, आर आर ग्रुप है, इसलिए इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, क्योंकि आर आर ग्रुप की चेन बड़ी होगी तो दोनों साइडों से क्या होगा, कवरिंग होगी, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा और एच के कंपेयर में एल्डिहाइड का कम है। और सबसे कम किस्म है फॉर्मल्डिहाइड का, क्योंकि दोनों साइडों में क्या है, एच एच है, कार्बन है ही नहीं, छोटे छोटे एटम से हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों साइडों में, तो आपके किसी प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं। अगर तीनों में कंपेयर किया जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन इजीली देगा, आपका फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद कौन देगा, एल्डिहाइड, और सबसे लिस्ट में कौन देगा, कीटोन। क्यों, क्योंकि कीटोन के पास में क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, 3D में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो उसके बड़े बड़े ग्रुप्स दोनों साइडों से आ रहे हैं और अंदर ग्रुप को आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करें, स्टेरिक फैक्टर तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज टू अल्काइल ग्रुप्स इन कीटोन्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन एल्डिहाइड। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करें तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव ज्यादा होगा तो वो माइनस चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव को कम कौन करेगा, आर। आर क्या करेगा, कम करेगा। क्यों, क्योंकि आर क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट देता है और इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आर था, एल्डिहाइड में कितना आर था, एक, क्योंकि एल्डिहाइड का एक सिरा जो है वो हाइड्रोजन से फुलफिल होता है और रेस्ट जो सिरा है वो किससे, हाइड्रोकार्बन या आर से कंप्लीट होता है। जबकि कीटोन के दोनों सिरे आपके क्या है, अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। ठीक है, तो अब आप देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कंपेयर करना है, तो रिएक्टिव कौन होगा ज्यादा, रिएक्टिव साइड कौन सी है, जहां पे प्लस ज्यादा होगा, किस पे प्लस ज्यादा, इसमें किसमें, इसमें प्लस ज्यादा होगा। प्लस था और ये दोनों क्या दे रहे हैं, माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो प्लस को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो प्लस तो क्या हो जाएगा, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो डाउन होगी, रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसको मिल गया इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर कोई पास में इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो वो तो उसको न्यूट्रल बना देगा, जीरो पे ला देगा। तो बताओ अब प्लस किस में ज्यादा, इसमें ज्यादा है किसमें ज्यादा है, एल्डिहाइड में ज्यादा है, मतलब रिएक्टिव साइड ये है। तो आप देखो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है किसकी तुलना में, कीटोन में। तो हमने दोनों फैक्टर देखे, स्टीरिक फैक्टर देखा और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखा, और दोनों ये रिजल्ट दे रहे हैं कि एल्डिहाइड कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव है। सही बात है, क्योंकि कीटोन के अंदर हमने देखा दोनों साइडों से स्टीरिक हिंड्रेंस से ग्रुप आ नहीं पा रहा है अंदर। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर तो अपन ने देखा एल्डिहाइड आपका स्टीरिक फैक्टर में विजेता हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में भी क्या है कि आर ग्रुप है, उसके पास में सिंगल है तो उसका प्लस ज्यादा है, और कीटोन के पास में दोनों साइडों से आर ग्रुप है जो क्या कर रहा है, प्लस को पूरी तरह से मिनिमाइज कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रल पे ला रहा है। तो दोनों का रिजल्टेंट एक ही निकल रहा है कि एल्डिहाइड आगे रहेगा रिएक्टिविटी में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप है वो बढ़ने से क्या होगा। तो देखो ये दोनों साइडों में एच है तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, फिर एक आर आया, फिर दोनों साइडों में आर आया, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, एच एच वाला, फिर एल्डिहाइड, और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, कीटोन। जो आर ग्रुप है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि प्लस आई देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो कंपेयर द रिएक्टिविटी, ये क्या है आपका CH3 CH2 CHO,
एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड, और ये क्या है आपका एल्डिहाइड। अब इन दोनों में कौन आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा देगा? तो आपको देखना ये बेंजीन है, बेंजीन के कारण से क्या होगा, यहाँ पे प्लस आया, वो प्लस क्या रेजोनेंस में चला जाएगा, समझ में आई? तो इसका प्लस पावरफुल नहीं है, इसका प्लस पावरफुल रहेगा क्योंकि इसके पास में ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो दोनों में कौन विनर होगा? एलिफेटिक, और वो क्या है एरोमेटिक। एरोमेटिक में रेजोनेंस प्लस आई से भी आपका रेजोनेंस प्रभाव ज्यादा ताकतवर होता है, तो रेजोनेंस के कारण से इसकी जो रिएक्टिविटी और डाउन हो जाएगी। रिएक्टिविटी किसकी डाउन हो जाएगी? एरोमेटिक, ठीक है। और प्लस आई के जब प्लस आई वाला चल रहा है, जैसे तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है तुमको थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्लस आई क्या होता है, जैसे किसी कार्बोनिल समूह है उसके ऊपर एक आर लगा तो उसके अंदर प्लस आई 50% आया, 2 आर लगे तो प्लस आई और 50% आया, मतलब अब 100% दोनों साइडों से उसको प्लस आई मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उससे धनाढ्य हो रहा है उसका, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरी तरह से जीरो पे आ गया, नील हो गया, मतलब उसका पॉजिटिव जो चार्ज है वो न के बराबर है, मतलब एक तरह से न्यूट्रल ही है। और जिसके पास में प्लस आई नहीं है, जैसे IHH दोनों साइडों में HH है, अब एक भी आर नहीं है, इसका मतलब कोई प्लस आर नहीं दे रहा, प्लस आई नहीं दे रहा, तो उसका जो कार्बन का पॉजिटिव है वो स्ट्रॉन्ग है और वो रिएक्टिव साइड है, समझ में आ रही बात? और प्लस आई से भी ज्यादा पावरफुल कौन है? आर। आर मतलब रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट इज प्रेजेंट इन बेंजीन, ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर एल्डिहाइड। दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज हैज रिड्यूस्ड द पोलैरिटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों की जो पोलैरिटी है वो उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। हैंस डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ये रेजोनेंस, आपको रेजोनेंस सीखना पड़ेगा, ठीक है, रेजोनेंस बहुत जरूरी है। अब देखो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड था, किधर शिफ्ट हुआ? ऑक्सीजन ने ले लिया क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरा बॉन्ड का चार्ज उसके पास गया तो उसके ऊपर कहां आ गया? माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर आ गया। अब नेक्स्ट में दो दो एरो ही घूमेंगे आपके। अब देखो एक और, अब सॉरी, जब पॉजिटिव चार्ज अंदर मूव करता है तब सिंगल एरो घूमता है, और माइनस चार्ज घूमेगा तब 2 एरो घूमेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, सिंगल एरो घूम रहा है एक, फिर पॉजिटिव इधर, फिर इधर से इधर, और इस तरह से आपकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। कितनी भाई? 5। द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ propionaldehyde is not stabilized by resonance or any effect, and hence it is quite reactive towards nucleophilic addition reaction. Hence propionaldehyde is more reactive. तो ये जो प्रोपियोनियल्डिहाइड है, जिसको क्या बोल रहा है एलिफेटिक, वो ज्यादा रिएक्टिव है, और ये क्या है? कम है। कौन? एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक में पूरा जो प्लस चार्ज था सब जगह घूम गया, कोई एक साइड नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज होती है ये घूम रही है और तुमको बोले उसको तीर लगाओ, निशाना लगाओ, तो कठिन है। एक जगह स्थिर है तो आप आसानी से निशाना लगा सकते हो। मछली घूम रही है और बोले निशाना लगाओ तो मुश्किल है, लेकिन मछली स्थिर है और निशाना लगाओ तो थोड़ा आसान है। तो आपका रिएक्टिव साइड कौन सा है? आपका एलिफेटिक, उसके अंदर स्थिरता है और वो रेजोनेंस में चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब इन दोनों की रिएक्टिविटी कंपाउंड, दोनों एरोमेटिक है, दोनों क्या है? एरोमेटिक। लेकिन देखो सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी किसमें? यहां पर 2 ग्रुप आ गए, पहले सिंगल में घूम रहा था अब 2 में घूम रहा है, ठीक है। तो बेंजीन इज मोर रिएक्टिव, जितनी साइकिल में घूमेगा, जितनी जगह वो घूमेगा उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उसकी, ठीक है। एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया और फिर यूं यूं घूम गया पूरा, नहीं मैंने नहीं मारा, इसने मारा, इसने नहीं मारा, उसने मारा, इसने मारा, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा किसने मारा मैं, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो आपका रेजोनेंस हो गया वो पूरी तरह से, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना? ऑर्डर बनाना है। अब आप बता सकते हो सबसे ज्यादा पावरफुल रिएक्टिविटी किसकी है?
सबसे ज्यादा रिएक्टिव मतलब वो साइड, हाँ एक्टिव होगा ए, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि उसके दोनों साइडों में एच है, कोई भी ये जो प्लस है बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है और एक ही जगह पर बन रहा है, दूसरा उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। अगर साइड में आर होता है या अल्काइल होता तो इलेक्ट्रॉन दे करके उसको क्या कर देता, न्यूट्रल कर देता, लेकिन यहाँ पे कोई न्यूट्रल नहीं कर रहा है, उसके पास में प्लस चार्ज भी ज्यादा है और एक्टिव साइट बनेगी। तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा, ये। सेकंड नंबर पे एक कार्बन वाला, थर्ड नंबर पे ई, दो कार्बन वाला, उसके बाद रेजोनेंस वाला ये, और इसके बाद में, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ में आ गई हो। ए बी सी डी ई, सबसे कम ये है, ये दूसरा सवाल है क्या, हाँ दूसरा सवाल ही लग रहा है, ये सबसे कम है। उसके बाद कम कौन है, सॉरी बी कहाँ है ये, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ए, ई, ई डी। पहले ई आया, ठीक है, फिर डी आ रहा है, ये भी बराबर है। यहाँ पे सी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बी आना चाहिए, और उसके बाद में सी आना चाहिए, तो और लास्ट में ए आना चाहिए। तो यहाँ पे ए और सी के बीच में बता रखा होगा, also the positive charge in carbonyl compound benzophenone C is stabilized by resonance effect, but positive charge in carbonyl compound or acetone is stabilized by inductivity. Hence we can conclude that benzophenone is less reactive towards nucleophilic addition reaction when compared to acetone. तो acetone तो ज्यादा रिएक्टिव है और न्यूक्लियोफिल, considering the streaky and electronic formaldehyde is more reactive followed by acetaldehyde. Benzaldehyde at least reactive among the, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहां तक हमने आज चर्चा करी, जो चर्चा करी वो तुमको समझ में आ गया बराबर। अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी और केमिकल प्रॉपर्टी देखी, और केमिकल प्रॉपर्टी में हमने एक ही आज रिएक्शन देखी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो बातों पे निर्भर करती है, एक स्टीरिक फैक्टर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर की बात करो तो 3D में कैसा उसका अरेंजमेंट है, तो कीटोन का जो अरेंजमेंट है वो ज्यादा चारों तरफ से शेडिंग वाला है, इसलिए वो क्या है उसके अंदर ग्रुप अटैक नहीं कर सकता, जबकि जो एल्डिहाइड है उसमें आसानी से अटैकिंग पॉसिबल है और फॉर्मल्डिहाइड में सबसे इजीली पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करो तो जैसे जैसे आर बढ़ता है वो प्लस चार्ज आपका उसका पावर खत्म हो जाता है, इसलिए वो जैसे जैसे आप कीटोन की बात करो, कीटोन एल्डिहाइड के कंपेयर में लेस रिएक्टिव रहेगा, और अगर एरोमेटिक की बात करो तो वो कीटोन से भी नीचे चला जाएगा, और जैसे जैसे एरोमेटिसिटी बढ़ती जाएगी, एक बेंजीन की जगह दो आती जाएगी तो वो और पावर कम होता जाएगा, ठीक है। ये दोनों फैक्टर देख लिए हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी अच्छे से चर्चा कर लिया। अब नेक्स्ट कुछ एक रिएक्शन बाकी थी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ रहे थे, उसमें कुछ रिएक्शन बाकी है जिसमें हम बात कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनाना है और एसाइल क्लोराइड से बनाएंगे और नाइट्राइल से बनाएंगे, ये तीन रिएक्शन हमको पढ़नी है प्रिपरेशन ऑफ। अब हाइड्रोकार्बन से अपन को बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन, तो क्या करना पड़ेगा, एक अपन ने रामबाण, हाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पढ़ रखा है, रामबाण तरीका हमारे पास में, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कराएंगे क्या बनेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे क्या बनेगा, लेड, और उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे क्या बनेगा, कार्बोक्सिल। तो ये पहला मेथड कौन सा, हाइड्रोकार्बन से। दूसरा क्या है, एसाइल क्लोराइड, ठीक है, एसाइल क्लोराइड क्या है, COCl से। तीसरा कौन सा है, नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब क्या हो गया, साइनाइड। साइनाइड इससे पहले हमने कौन सी रिएक्शन में पढ़ा था, स्टीफन रिएक्शन के अंदर। स्टीफन के अंदर स्टेप्स ऑन, हाँ SON का मतलब, S का मतलब स्टेप, और CN का मतलब क्या होगा अंदर आपका, ON का मतलब CN, मतलब उस रिएक्शन के अंदर साइनाइड का अटैक हो रहा था आपका, SnCl2 था। स्टीफन रिएक्शन को याद रखना।
तो ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना दिया। कैसे बना होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज किया इन्होंने? हेंस वी कैन यूज पीसीसी। पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी है Hg प्लस यार H2SO4, ये भी हमने देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ट्राइगोनल बन रहा था शेप वाला। ठीक है, कुर्चोव रिएक्शन पढ़ी थी हमने। ये देखो, ये ट्राइगोनल वाला शेप बन रहा था, Hg अटैक करता है, उसके बाद वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं और ट्यूटोमेरिज्म होता है। ओजोनोलाइसिस, क्या हमने ओजोनोलाइसिस पढ़ा है? द कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन इज, आपका ओजोनोलाइसिस करना है। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर O3 का अटैक हुआ तो ये तीनों जगह से कटेगा और आपका क्या बना देगा? ये लास्ट में 3 टाइप के आपको कार्बोनिल कंपाउंड बन रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके भी C डबल बॉन्ड हो, इधर भी C डबल बॉन्ड हो, उधर भी C डबल बॉन्ड, 3 ग्रुप बन रहे हैं। साइनाइड, साइनाइड के ऊपर आप क्या लगाओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, तो आपको डाइबल हाइड्रोजन, मतलब आप क्या करा रहे हो? रिडक्शन करा रहे हो। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, डाइबल का मतलब क्या हो गया? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की बात करो तो हाइड्रोकार्बन से होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन होगा, साइड चेन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन और गाटरमान कोच रिएक्शन बाय क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और बाय क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले बात कर देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ये मिथाइल बेंजीन है CH3 और ये बेंजीन, अगर इसका हाइड्रोकार्बन को आपको क्या कराओगे? ऑक्सीडेशन, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। लेकिन आपको रिएजेंट कौन सा यूज करना पड़ेगा? CrO2 Cl2 CH2H3O प्लस। आपको ऑक्सीडेशन के लिए उसके रेस्पेक्टिव आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ज्यादा पावरफुल कर लोगे तो कहां चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। कौन सा पावरफुल है? KMnO4 K2Cr2O7, वो भी कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, बाकी बीच वाले ये हैं क्रोमिल क्लोराइड और वगैरह वगैरह। इसको इटार्ड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या? दिस इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन, बड़ी फेमस है। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड बन रहा या फिर कार्बोनिल ग्रुप वाला बन रहा है। ठीक है, और आपका रिएजेंट कौन सा आ रहा है? क्रोमिल क्लोराइड। नेक्स्ट, ये रिएक्शन कौन सी है? ये भी आपकी वही है, इटार्ड रिएक्शन। देखो ये मैकेनिज्म बता दिया इसमें। ठीक है, CH2 लगा हुआ, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना बीच में। ट्रिक टू रिमेंबर, आपको याद रखने के लिए ये इस तरह से ट्रिक से आप याद रख सकते हो। दोनों ग्रुप जो हैं उसको OH से रिप्लेस करना, H से रिप्लेस करोगे तो OH OH हो जाएगा, अनस्टेबल रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड हो कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, तो दोनों OH ग्रुप में से क्या निकल जाता है? वाटर मॉलिक्यूल। OH OH में से OH का है और H का है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बिल्कुल ये वही था। साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब अपने को साइड चेन में से क्लोरीन को क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करो, क्लोरीन में साइड में आपको इसको क्लोरीन को जोड़ना है। यहाँ पे देखो CH3 था, वहां पे H की जगह पे क्या आ गया? Cl2, 2 हाइड्रोजन निकल गए तो CH Cl2, दोनों Cl2 जुड़ गए। अब ये जो चेन है वो कौन सी होगी? साइड में क्लोरीनेशन हो रहा है, बेंजल क्लोराइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? बेंजल क्लोराइड। और इसका आप वाटर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको क्या बन जाएगा? CHO। ठीक है, बेंजल क्लोराइड, इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करा, दोनों जगह पे OH OH आया, एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं रह सकते, वाटर निकल जाएगा, CHO बन जाएगा।
गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन को सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, बेंजे एल्डिहाइड। रिएजेंट यूज COHCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl। ये गाटरमान कोच है, बड़ी इजी है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करना है, HCl को यूज करना है, एनहाइड्रस AlCl3। ये आपका क्या आ गया, RMGX। RMGX किसको बोलते हैं, ग्रिन्यार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिन्यार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी बना। ये एसाइल क्लोराइड कहलाता है, क्या कहलाता है, एसाइल, RCOCl। अब एसाइल क्लोराइड के ऊपर आपको अल्काइल मेटल है, मेटल अल्काइल, ठीक है। इसको अटैक कराओगे तो आपका ये आपका बन जाएगा कार्बोनिल ग्रुप वाला मॉलिक्यूल। ये आपका, आपने नाइट्राइल के ऊपर RMGX की क्रिया कराई, नाइट्राइल के ऊपर क्या करा रहे हो, RMGX से, और आपको क्या मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में, कार्बोनिल ग्रुप वाला। फ्रीडेल क्राफ्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट जानते हो, बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3, RCOCl का अंदर COR ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3 जुड़ेगा। ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन का नाम क्या है,